हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। एंड कैसा लग रहा हूँ आज? चलो, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, और इसी सुंदरता को और बढ़ाओगे अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओगे। चलो अच्छा बेटा, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसमें ये पार्ट 4 है और 3 पार्ट अभी तक आप लोगों के पास पहुंच चुका है और 3 पार्ट में हमने कवर किया था ओम्स लॉ। आज रेजिस्टेंस शुरू करेंगे हम लोग, है ना, और आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म कर दें। बीच में काफ़ी दिन गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना, और कुछ शेड्यूल थोड़ा बिजी था, तो खैर अब आज हम जो है ये चैप्टर कंप्लीट करके देंगे आपको इसी लेक्चर में। तो दूसरी बात ये कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्जाम्स की डेट कंफर्म हो चुकी है 26 अप्रैल, है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। इस सब के साथ साथ एक बात और आप लोगों को याद रखनी है, भैया जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते रहो, है ना, और जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक काम वो भी करते रहें कि आपके परिचित जो हैं, आपके जितने भी परिचित हैं, आपके दोस्त हैं आपके, है ना, उन सबको वीडियो शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो, है ना। कुछ अच्छी चीज़ सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट करंट के बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। तो आपके दोनों चैप्टर सेकंड टर्म के हम कंप्लीट करके देंगे आपको। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से माइंड बूस्टर पर। आइए करते हैं शुरू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने थोड़ा सा रिकैप करना है, क्या, ओम्स लॉ। तो हम थोड़ा सा ओम्स लॉ की बात करते हैं ना बेटा। ओम्स लॉ जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, क्या होता है ओम्स लॉ, सब जानते हैं ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या है बेटा? ओम्स लॉ है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो होनी है तो करंट तभी फ्लो होती है, ये बात सब जान चुके हैं हम कि भैया अगर उस कंडक्टर के एंड पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। फिर ओम साहब ने बात बताई थी कि अगर कंडक्टर की टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा फिजिकल कंडीशंस, है ना, वो सब कांस्टेंट रहें तो हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पोटेंशियल V2 सपोज V1 और यहाँ पोटेंशियल V2 और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 को हमने V कहा है, तो ओम साहब ने कहा था कि भैया ये जो करंट है ये प्रोपोर्शन में होता है V के। ऐसे लिख लो, चाहे पलट के ऐसे लिख लो, V इज प्रोपोर्शनल टू I। और हमने इसको हटा के एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया था R, और R को हमने कहा था रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हो गई थी बेटा। यहीं से हमने R की यूनिट भी निकाली थी, R इक्वल टू V अपॉन I, और इसको हमने कहा था V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी यूनिट को हमने कहा था ओम, है ना। अगर कोई पूछे 1 ओम कितना है तो 1 ओम आप बताओगे 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। मतलब अगर किसी कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है 1 ओम, ठीक। यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब हम फुल डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। फुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस की, ठीक। चलो, तो भाई रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करें? पिछली बार तो हमने फॉर्मूला इसका बता दिया आपको, भैया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। तो बेटा रेजिस्टेंस को डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये क्या है, ये अपोजिशन है, ठीक है। कौन ऑफर कर रहा है? अपोजिशन ऑफर्ड बाई मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, टू फ्लो ऑफ करंट। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को फ्लो करने में कंडक्टर का जो मटेरियल है वो कुछ अपोजिशन ऑफर करता है। वही अपोजिशन क्या होती है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। ये बात समझ गए कि भैया अपोजिशन ऑफर करेगा, क्यों अपोजिशन ऑफर करेगा? अब सवाल ये उठता है कि भैया ये जो है, जो कंडक्टर है हमारा, वो कंडक्टर क्यों अपोजिशन ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो में? देखो रेजिस्टेंस कोई भी केस ले सकते हैं हम। जैसे रोड पर गाड़ी चल रही है ना, अगर रोड बिल्कुल खाली है, रोड पे बिल्कुल खाली है, कोई गाड़ी नहीं है, तो हम आसानी से जा सकते हैं, तेज ड्राइव करके जा सकते हैं। और वहीं अगर उस रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना, तो हमें क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी, हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा हमें पहुँचने में। तो यानी कि हमारे फ्लो में हमेशा किसी ना किसी के फ्लो में कुछ ना कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस करता है सिचुएशंस, मटेरियल। वो जो अपोजिशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, दोज अपोजिशंस आर कॉल्ड
रेजिस्टेंसेस। यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर हो रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो पहले देखते हैं डेफिनेशन इसकी क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन, अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ करंट आप सब लोग जान चुके हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, क्या होती है? ओम। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज ओम। ठीक, ये अभी हमने बताई थी, 1 ओम की डेफिनेशन बताई थी। ठीक, फॉर्मूला भी आप सब लोग जान चुके हैं। अब सवाल आ गया व्हाई मटेरियल ऑफर्स रेजिस्टेंस। भैया मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर क्यों करते हैं? चलो समझते हैं कहानी, क्यों भैया मटेरियल रेजिस्टेंस लगा रहा है, इसकी कहानी समझते हैं। चलो बेटा, क्या होता है कि हर मटेरियल को, आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर मटेरियल बनता है किससे? एटम से। एवरी मटेरियल मेड अप ऑफ एटम, ये सब जानते हैं। ठीक है बेटा, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में ये एटम होंगे। चलो पीला है, चलो गोल्ड का ही कंडक्टर ले लिया हमने। हमारा पीला पेन था तो हमने गोल्ड बना दिया इसको। चलो गोल्ड का ही कंडक्टर है। अब बेटा आप सब लोग जानते हो कि ये प्योर गोल्ड तो हो नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा प्योर गोल्ड सॉलिड फॉर्म में होता ही नहीं है, उसमें कुछ मिलावट की जाती है। जैसे हमने इसमें प्लेटिनम मिला दिया, गोल्ड के साथ प्लेटिनम मिला दिया, तब जाके हमें सॉलिड गोल्ड मिलेगा। तो इसमें इस कहने का मतलब मेरा ये है कि प्योर गोल्ड के अलावा कुछ इंप्योरिटी मिली हुई है, तो इसमें कुछ इंप्योरिटी के भी एटम है और कुछ गोल्ड के भी एटम है। चलो इंप्योरिटी के एटम को हम अलग कलर से दिखा दें जरा। ये इंप्योरिटी के एटम है, जो हमने सफेद बनाए प्लेटिनम के एटम है। अब क्या होगा बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ से मूव करेंगे सर्किट के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर सॉरी, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से कोलिजन करेंगे। ये एटम ये जो इलेक्ट्रॉन है इन एटम से कोलिजन करेंगे। और जब ये कोलिजन करेंगे तो क्या भाई साहब ये सीधे जा पाएंगे? इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, टकरा टकरा के। तो ये इस तरह से मोशन शुरू हो जाएगी ना इसकी, इलेक्ट्रॉन सीधे तो नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ दीज कॉलिजन। पहली बात तो ये। तो भैया ये इलेक्ट्रॉनों को कौन अपोजिशन दे रहा है? ये एटमों के साथ जो कॉलिजन हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, यही है रेजिस्टेंस, यही है अपोजिशन जो कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट में डाल रहा है, वो अपोजिशन यही है, कॉलिजन विद एटम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया कोई भी मटेरियल क्यों रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? बिकॉज ऑफ कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स। ठीक है, एटम के साथ कॉलिजन हो रहा है, इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। जितना ज्यादा कॉलिजन उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। इट हैज एटम्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद इट। एटम रहते हैं कंडक्टर के पास जिनसे जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है। कॉलिजन कैन मेक हार्डर फॉर इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, है ना। कॉलिजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को आगे चलने से, आगे बढ़ने से रोकते हैं। और फिर क्या है बेटा कि जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन के लिए चलना, उस कंडक्टर की उतनी होगी रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ तक रेजिस्टेंस की कहानी समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। अब बेटा क्या है कि रेजिस्टेंस में हमारे पास जो मटेरियल होते हैं उसमें से कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं, ये तो हम पढ़े। ठीक, कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, जिनमें करंट इजीली पास हो जाता है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट इजीली उनमें पास नहीं होता है, इजीली का होता ही नहीं है। इंसुलेटर के अंदर तो करंट पास होता ही नहीं है। ठीक है, और एक तीसरी तरह के मटेरियल और होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। वो भी हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। एक्चुअल में वो क्या है, ऐसे समझ लो कंडक्टर करंट फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर करंट फ्लो नहीं करता है। वो कंडक्टर करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं करता। और सेमीकंडक्टर उनके बीच में आ गया। सेमी मतलब बीच में है, मतलब ये कभी कंडक्टर भी बन सकता है, कभी इंसुलेटर भी बन सकता है। कहने का मतलब कभी कभी ये करंट फ्लो कर भी सकता है और कभी कभी करंट फ्लो नहीं भी करता है। ठीक है, ऐसे मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की वैल्यू होती है। कंडक्टर की बहुत लो, इंसुलेटर की बहुत हाई, और सेमीकंडक्टर की होती है मॉडरेट। ठीक है, चलो तो बेटा हमने दो कंडक्टर यहाँ आपको दिखाए। कॉपर लो रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर होता है, इजीली करंट पास होता है। प्लास्टिक इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडक्टर कुछ इंसुलेटर हमने दिखाया आपको, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब क्या है? ये कंडक्टर है, ये करंट इजीली पास करते हैं। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बहुत लो है। रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई फ्रूट, ये सब क्या है? ये सब इंसुलेटर है। क्यों इंसुलेटर? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। इसमें ड्राई वुड लिखा हुआ है बेटा, अगर इसी को हम वेट कर दें तो कंडक्टर बन जाएगी। हाँ कंडक्टर बन जाएगी। तो क्या वुड कंडक्टर हुई? नहीं, वुड अब भी इंसुलेटर है, लेकिन उसमें जो वाटर आ गया था ना, वाटर के मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे ऊपर देखा ना हमने, सी वाटर कंडक्टर है ना। अब वाटर तो सब सी में से ही आ रहा है, नल में भी हमारे वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो पूरा सब वाटर कंडक्टर है। तो अगर हम इसको वेट कर देंगे वुड को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हमें करंट लग जाएगा। अगर इस तरफ से हमने इसको टच करा दिया इलेक्ट्रिक सर्किट से या करंट से, तो दूसरी तरफ हम हाथ टच करेंगे तो करंट मार जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल में फ्लो होकर आएगा करंट, ना कि वुड में, है ना। वुड हमेशा इंसुलेटर ही है। या तो बात क्लियर है? इज दिस ओके? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो
फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब हमें समझना है भैया रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो चलो एक बात हम आपको यहाँ पे समझाते हैं पहले। ठीक बेटा, हमने फॉर्मूला देखा था आर का, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब फॉर्मूला देखने से तो सर ये पता चलता है हमें कि ये आर वी पे डिपेंड कर रहा होगा और आर आई पे भी डिपेंड कर रहा होगा, है ना। पर ऐसा नहीं है बेटा। पहली बात आप ध्यान रखोगे कि आर डज नॉट डिपेंड, आर डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई। कभी भी आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों सर? फॉर्मूला तो बता रहा है कि वी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी बेटा, क्योंकि ये रेशियो ना, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। आप वी बढ़ाओगे उसी रेशियो में आई बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा था ओम्स लॉ का, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हम वी को 1 से 2 कर रहे हैं तो करंट भी हमारा 1 से 2 हो जा रहा है। इसको 2 से 4 कर रहे हैं तो करंट भी हमारा 2 से 3 हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम 4 से 8 कर रहे हैं तो करंट भी हमारा 3 से 4 हो जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने ये देखा था बेटा कि ये 3 से 4 हो जा रहा है, अगर इसको हम 4 से 6 कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि V अपॉन I का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है। मतलब अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो किसी कंडक्टर की उस पर ठप्पा लगा के भेज दिया ऊपर वाले ने कि जा भाई तेरी रेजिस्टेंस इतनी। अब वो रेजिस्टेंस उसके अंदर करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। करेगा किस पे डिपेंड वो समझते हैं। रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा वो समझते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बेटा रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों सर? क्यों सर? बेटा हमने अभी क्या सुना था, कारण क्या था रेजिस्टेंस का? कारण रेजिस्टेंस का ये था कि भैया इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन, ये इलेक्ट्रॉन इनसे टकराते हुए जा रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस आ रही है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इस कंडक्टर को आप बड़ा कर दोगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम भी बढ़ जाएंगे ना। नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ने का मतलब क्या है? अपोजिशन बढ़ गया। अपोजिशन बढ़ने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ गया। हाँ सर, बात हुई क्लियर, बात हुई क्लियर कि भैया अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया अगर ज्यादा है, एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? एरिया बढ़ाने पे भी तो नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएगा। हाँ, एरिया बढ़ाने पे भी नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएगा। मान लो ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है, इसकी लेंथ दोनों की बराबर है, इसका ये एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। हमने इसका एरिया बढ़ाया, बेटा यहाँ पर एटम टाइटली पैक्ड हो रखे थे क्योंकि एरिया कम था, बहुत टाइट पैक हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो एटम बहुत पास पास थे, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे ही हमने एरिया बढ़ाया तो बेटा एटम के बीच में गैप भी बढ़ गया। अभी एटम दूर दूर हो गए, है ना, ये एटम दूर दूर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो गया यहाँ से, तो क्या हुआ? अपोजिशन घट गई एरिया बढ़ाने से, इलेक्ट्रॉन आसानी से पास कर रहा, तो रेजिस्टेंस कम हो गई। दो बात समझ में आ गई कि अगर लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगी। ठीक, ठीक है। तीसरी बात है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। बेटा कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इसलिए बढ़ती है कंडक्टर की। देखो बेटा हमने 3 तरह के मटेरियल पढ़े, अभी बताए थे आपको, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, है ना। इनमें कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है और बाकी दोनों की घटती है। सेमीकंडक्टर की भी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलेटर की भी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ऐसा होता है बेटा कि अगर ये इसमें हम हीट करें, मान लो इसको हीट, इधर से हमने इसको हीट किया, गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बेटा हीट करने से क्या होगा कि ये एटम ना पहले वाइब्रेट कर रहे होते हैं धीरे धीरे, अब ये एटम बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं क्योंकि इनको एनर्जी मिल जाती है, और जब ये तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो ज्यादा टक्करें होंगी इलेक्ट्रॉन से, है ना। अब भाई ये भी घूमना शुरू कर दिए। देखो एक तरह की बात समझ लो, रोड पे गाड़ी खड़ी है, आप जा रहे हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप निकल जाओगे। लेकिन अगर वही गाड़ी रोड पे उल्टी सीधी चलना शुरू कर दे तो रेजिस्टेंस बढ़ गई ना। भाई गाड़ी की संख्या नहीं बढ़ाई है हमने, पहले क्या थी, पहले गाड़ी खड़ी हुई थी रोड पे, जहां तहां आप निकल जा रहे थे आराम से, रेजिस्टेंस कम थी। अब हमने कहा कि भाई उन्हीं गाड़ियों को हमने इधर उधर चलाना शुरू कर दिया, तो अब दिक्कत ज्यादा होगी ना रोड पे निकलने में, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। वही कहानी बेटा, जब आप उसको हीट करोगे तो एटम ना आड़े तिरछे वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, रैंडम मोशन शुरू कर देंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन बढ़ जाएंगे, कॉलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये होता है कंडक्टर की कहानी, ये तो थी कंडक्टर की कहानी। ठीक, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उनमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है क्योंकि वहां पे बेटा कहानी कुछ अलग होती है ना। वहां पे कुछ बॉन्ड टूटने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक,
तो चलो अब क्या नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल जैसे कॉपर है तो कॉपर की अलग रेजिस्टेंस है ना, सिल्वर है सिल्वर की अलग रेजिस्टेंस, तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। इतनी बात क्लियर है, दो बात क्लियर हुई, एक तो सर रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगी, दूसरी रेजिस्टेंस जिन जिन चीजों पे डिपेंड करेगी उनमें एक लेंथ है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक नेचर है और एक टेम्परेचर है। ठीक, सब बात समझ में आ गई। एक बात और बेटा, एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं छोटी सी। चलो ये बात समझ में आ गई ना लेंथ। अरे इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक सुरंग है, एक सुरंग खोदी मैंने, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, सुरंग में जो आदमी निकल के जाएगा उसको हम करंट मान लेते हैं, सुरंग की लेंथ हो गई, सुरंग का एरिया हो गया जिसमें होकर आदमी जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर सुरंग लंबी होगी तो आदमी को निकलने में आसानी होगी कि मुश्किल? मुश्किल होगी, मुश्किल होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना, अपोजिशन बढ़ रहा है, तो लेंथ से अपोजिशन बढ़ रहा है। वहीं पे अगर समझ लो कि उस एरिया की सुरंग का जो जिसमें होकर निकलना आदमी, वो एरिया कम है सुरंग का, तो आदमी कैसे करेगा? बैठ के जाएगा, लेट के जाएगा, और उसी एरिया को बड़ा कर दे तो आदमी खड़ा होकर सीधा निकल जाएगा। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो आसानी से पास कर सकता है, एरिया कम करेंगे तो मुश्किल होगी। तो मतलब एरिया घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, या ऐसा कहूँ एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बात आ गई समझ में? अच्छा अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है समझ लो आप। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन दो बातों से बन के आता है। क्या कहता है ये दो बातें? ये दो बात ये कहती हैं कि भैया जो रेजिस्टेंस अभी हमने बताई आपको, जो रेजिस्टेंस अभी आपको हम बता रहे हैं उनमें से पहली बात तो ये कही है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि भैया रेजिस्टेंस जो है वो 1 एरिया के भी है, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इन दोनों बातों को मिला के हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब इन दोनों बातों को ऐसे मिला दिया तो बेटा इसको सब जानते हैं कि इसको हटाने पे हमें एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना होता है, वो कांस्टेंट हमने मान लिया रो, ये कांस्टेंट हो गया बेटा। इस कांस्टेंट रो को ना हम कहते हैं रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बेटा ये बनता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दिस इज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी रजिस्टिविटी को समझेंगे, पहले ये बात समझ में आ गई। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहां से निकला? इन दो बातों से निकला। इधर देखो, ये लेंथ कंडक्टर की, ठीक है, और ये एरिया कंडक्टर का। फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। कहां से आया ये फॉर्मूला? समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आई ये बात कि फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला आया इन दो बातों से जो हमने ऊपर लिखी है, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहां से निकला ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से बेटा रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। तो अभी फॉर्मूला जो लिखा हमने R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी बेटा? सब जानते हैं, A इधर ले जाओ, R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, L नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक, यहां से अगर मैं लेंथ को 1 मीटर रख देता हूं, एरिया को भी मैं 1 मीटर स्क्वायर रख देता हूं, इफ ऐसा मैंने माना, ठीक है, कि लेंथ कंडक्टर की 1 मीटर है, एरिया कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर है, तो बच्चों रो की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, हाँ और ना? रो की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, हाँ और ना? क्लियर है बात? जब बेटा रो की वैल्यू R के बराबर हो गई तो हम क्या रो को डिफाइन कर सकते हैं? रो मतलब रजिस्टिविटी, क्या डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ये दो बातें और ये बात, तीनों बातें शामिल करके डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे? पहले सुन लो फिर लिख के बताएंगे। पहले सुनो, अगर मेरे पास 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है किसी भी मटेरियल का, है ना बेटा, रजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। ठीक है, जैसे कॉपर है तो कॉपर की रजिस्टिविटी, कंडक्टर की नहीं, कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस होती है, वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास कॉपर का 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कोई कंडक्टर है। अब उस कंडक्टर की जितनी रेजिस्टेंस बनेगी वही उस कॉपर की रेजिस्टिविटी कहलाएगी, वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्लियर बात? कैसे? मतलब अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमें डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे? उसी मटेरियल का 1 मीटर लंबा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर लो, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस आएगी दैट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर है बात? इसकी यूनिट की बात कर लो बेटा, तो यूनिट अगर यहां से निकालोगे तो ऊपर ओम है ना, ओम, और इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की हो जाएगी मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बेटा यूनिट आएगी ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, क्लियर है बात? ओम मीटर, तो ओम मीटर रेजिस्टेंस हो गई रेजिस्टिविटी की। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की। अब बात करते हैं बेटा ये रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस तो हमारी इन 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, पर वो फैक्टर जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स,
क्या रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करेगी? ना जी, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको कंडक्टर की लेंथ से, कंडक्टर के एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो फिक्स है। जैसे कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी, भैया तुम्हारी रेजिस्टिविटी इतनी रहेगी। अब तुम उसमें से चाहे 1 मीटर का कंडक्टर बनाओ, चाहे 2 मीटर का कंडक्टर बनाओ, चाहे 10 मीटर का कंडक्टर बनाओ, सबकी रेजिस्टिविटी सेम, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? नंबर 1 बात यह है बेटा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, है ना। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की बढ़ जाएगी। मैंने समझाया था ऊपर, वही प्रोसेस होगी, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बेटा जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर पर डिपेंड करती है, मैटर पे, जो मटेरियल का नेचर है उस पर डिपेंड करती है। मटेरियल नेचर का मतलब यह है कि बेटा अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, किसी की ज्यादा, किसी की कम, इंसुलेटर की ज्यादा, कंडक्टर की कम, और सारे कंडक्टरों की भी अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर बात? यहां तक क्लियर बात? चलो, ये क्या हुआ? एक सवाल आ गया, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 0.6 mm इन डायमीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 50 ओम। बेटा ये सवाल आ गया, ठीक है। इस सवाल को हमें करना है, इस सवाल को करना है, ठीक। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, यानी कि रो हमें फाइंड करना है, मेटल ऑफ वायर 2 मीटर लेंथ, L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 0.6 mm इन डायमीटर, यानी कि डायमीटर दिया है 0.6 mm, रेजिस्टिविटी निकालनी है, आर की वैल्यू दी है 50 ओम। मैं आपको बेटा टेक्निक बता रहा हूं कि ये सवाल करना कैसे। आप इस सवाल का सॉल्यूशन, आंसर निकाल के मुझे कमेंट में भेजोगे, ठीक है। आप कमेंट करोगे इसका आंसर, ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, देखो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें ए चाहिए, है ना भाई, रो की वैल्यू निकालनी है तो ये अप्लाई कर देंगे, रो इज इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन एल। अच्छा, एल हमारे पास है ना, आर हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ ए नहीं है। तो ए की वैल्यू अगर निकालनी है हमें, तो बेटा मटेरियल वायर है, वायर, बेटा वायर का ये एरिया चाहिए हमें, ये एरिया चाहिए। तो सबको दिख रहा है कि ये सर्किल बन रहा है, सर्किल का एरिया सब जानते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर। आर कैसे निकालोगे बेटा? आर निकालोगे d/2 करके, ए निकल जाएगा, वैल्यू रखोगे। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ ये मीटर में है और यहाँ डी मिलीमीटर में है, तो आप पहले ना डी की वैल्यू को मीटर में बदलोगे, है ना भाई। ये ओम में है, ये मीटर में है, ओम मीटर सही है, सेम सिस्टम की यूनिट है, बट वो गड़बड़ कर रही है, तो आप इसको लिखोगे 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे और जो एरिया की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इससे आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दो तरह के कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के बनेंगे, एक बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमें रेजिस्टेंस का। तो रजिस्टर एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले मैं दिखा देता हूं बेटा कैसा होता है। ऐसा होता है, देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन हम आपको पहले दिखाते हैं, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या हो रहा है इसमें समझते हैं कहानी सर। अरे भैया हाँ, चलो कहानी समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ये कैसे जुड़े हुए हैं? एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और बैटरी जो जोड़ी है हमने बेटा, जो पोटेंशियल लगाया हमने प्लस माइनस, वो लगाया पहले और आखिरी रजिस्टर के दो एंड पे, मतलब रजिस्टर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक ही लाइन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। अच्छा, इसको बेटा एक दूसरे तरीके से हम पहचानेंगे। यहाँ से देखो प्लस और माइनस, तो यहाँ से करंट निकल रहा होगा, ऐसे समझ लो यहाँ कहीं ये एक बैटरी लगी हुई है, इधर प्लस इधर माइनस। बेटा इस बैटरी से ऐसे करंट चलता है, सब जानते हैं इस बात को, पढ़ चुके इतनी बात अब तक। बेटा ये करंट जब जाएगा तो ऐसे जाएगा घूमते सर्किट में, ऐसे जा रहा है। अगर इन सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रही है, जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं सब में करंट सेम जा रही है, क्या लिख लो, करंट कैसी जा रही है? करंट अगर सेम जा रही है तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है बात? या तो देखो कि भैया सब रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्टेड है, अगर उससे नहीं पता चल पा रहा है तो देखो कि क्या सब में रेजिस्टेंसेस में करंट सेम जा रही है। जिस जिस रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगी वो सारी रेजिस्टेंस होंगी सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा सीरीज में हमें करना क्या? हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या मतलब सर इक्विवेलेंट का? हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा है बेटा कि इस सर्किट को हटा के मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है,
ये एक आर लगा दी मैंने, ये आर उतना ही आउटपुट देना चाहिए मुझे जितना ये मिलकर तीनों दे रहे हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगी ये आर, यानी कि इस आर को हम आर इक्विवेलेंट कह देंगे अगर ये अकेला आर इन तीनों के बराबर कारगर है, इन तीनों के बराबर काम करके दे रहे हैं। तो हमें निकालने की इसकी वैल्यू इनके टर्म में क्या होगी। ठीक है, चलो करते हैं इस बात को, इसकी वैल्यू क्या होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो बेटा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो हमने अभी लिखा था कि आई सब में सेम। दूसरी बात क्या है बेटा कि सब रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा, सब रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसके एंड पे अलग, इसके एंड पे अलग। लेकिन बेटा नेट तो वी है, नेट पोटेंशियल वी है, वी जो बैटरी ने पोटेंशियल दिया वो तो वी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो वी है क्या ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए? भाई ये सेल लगी थी, इस सेल से वी पोटेंशियल आया, अब ये वी पोटेंशियल में से V1 इसने ले लिया, V2 इसने ले लिया, V3 इसने ले लिया, तो नेट तो पोटेंशियल वी था उसके पास, वो वी जाके बटा तीनों। तो हम कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो वी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर पोटेंशियल है V तो बेटा ये होगा R इंटू आई, V इक्वल टू आई इंटू आर। अच्छा, ये टोटल पोटेंशियल है तो ये टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसको मैं आर इक्विवेलेंट कह दूं। भाई ये तो टोटल पोटेंशियल है भी, तो आर भी तो टोटल होनी चाहिए ना इस सर्किट की, तो हमने कह दिया कि ये आर इक्विवेलेंट है। इसी तरह से V1 को हम आई इंटू R1 लिख लेंगे, V2 को आई इंटू R2 लिख लेंगे और V3 को आई इंटू R3 लिख लेंगे। ये सारी वैल्यू उठा के वहां रख दें तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 कर देंगे। बेटा सब में से आई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उन सब रेजिस्टेंसों का सम होगी। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आएगा बेटा, ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो चौथा लगा होता तो R4 भी हो जाता, पांचवा लगता तो R5 हो जाता, यानी कि सब रेजिस्टेंसों का सम टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। क्लियर है बात इतनी? चलो इतनी बात अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़े। ठीक है, टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम। ठीक है, सब एंड टू एंड कनेक्ट होंगी और सब में करंट सेम फ्लो होगा, ये बात हम समझ चुके और ये भी बात हम पढ़ चुके कि इस केस में इक्विवेलेंट या जो टोटल रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, क्लियर? क्लियर। अब बेटा इसके कुछ फैक्ट देखते हैं, फैक्ट्स अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला फैक्ट तो ये है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि मान लो ये रेजिस्टेंस खराब हो गई तो बेटा ये सारी खराबी समझ लो, इसमें किसी में करंट नहीं जाएगा, मतलब किसी एक कंपोनेंट के खराब होने से पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट इफ एनी रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्बेड और फेल्योर अकर्स द होल सर्किट इज सिस्टम, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, कहीं भी करंट नहीं पहुंचेगा, ये इसकी फेल्योर है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लगाते क्यों हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए लगाते हैं ताकि हम पोटेंशियल डिवाइड कर सकें। जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और उस पोटेंशियल को हमें डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, सीरीज लगा देंगे। तो जितने ज़्यादा सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे उतनी ज़्यादा पार्ट में रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी। क्लियर बात? ठीक, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का बेटा कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है बेटा कि जो रेजिस्टेंसेस है हमारी, ये रेजिस्टेंस अब की बार एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है। देखो ये रेजिस्टेंस इसके साथ एंड टू एंड नहीं है, ये रेजिस्टेंस भी इसके साथ एंड टू एंड नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि तीनों रेजिस्टेंसेस एक कॉमन एंड पे इधर और एक कॉमन एंड पे इधर कनेक्टेड है, मतलब ये कॉमन एंड है दोनों के तरफ। इस कॉमन पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस इधर और इस कॉमन पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड होंगी। और इसके साथ साथ बेटा हर रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी से कनेक्ट होगा पॉजिटिव एंड पे और एक एंड कनेक्ट होगा नेगेटिव एंड पे। वहां था एक पहले वाले रेजिस्टेंस का एंड कनेक्ट था बैटरी पर, एक लास्ट वाले का। यहाँ क्या होगा कि सबके दोनों एंड बैटरी से कनेक्टेड होंगे। ऐसे बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्ट
व्हेन दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स एंड ईच हैज ए डिफरेंट करंट। क्या बात है बेटा, पहले वाले में करंट सेम था, ओए होए, और यहाँ पे करंट अलग अलग हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ बैटरी लगी है, ये लगी बैटरी, मान लो बैटरी लगी है, इस बैटरी से ये करंट जा रहा है बेटा, यहाँ तक तो करंट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास एक ही सड़क थी, एक ही रास्ता था करंट को चलने को, लेकिन यहाँ पे पहुंचते बेटा 3 रास्ते में डिवाइड हुई सड़क, तो करंट परेशान, मैं इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ। करंट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे कि यहाँ जो थैले लटके हुए ये थैला, सुनो बेटा, ये बैटरी है माता, ये सबको देती है एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों को, तो सबको बराबर बराबर एनर्जी देके भेजती है, लेकिन वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, ये थैले हैं, अब किसी का बड़ा थैला किसी का छोटा थैला, जिसका जितना थैला उतना करंट ड्रॉ कर लेगा। तो मान लो ये बड़ा है तो यहाँ ज़्यादा करंट चला जाएगा, ये छोटा है तो इसमें कम करंट जाएगा, ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा करंट जाएगा, मतलब ये इनकी रेजिस्टेंस के साइज के हिसाब से ये करंट क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर लेगा। बोलेगा मैं भैया तेरे हिसाब से तेरी तरफ आऊंगा, तेरे हिसाब से तेरी तरफ, तेरे हिसाब से तेरी तरफ, यानी कि करंट डिवाइड हो गया इस बार। पिछली बार करंट सबको सेम मिल रहा था, इस बार करंट सबको अलग अलग मिल रहा। तो बेटा ये बात लिखिए कि डिफरेंट करंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि डिफरेंट करंट इन ईच रजिस्टर। क्लियर है बात, डिफरेंट करंट इन ईच रजिस्टर, इस कॉम्बिनेशन में। अब इसका हमें बनाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा एक बात बढ़िया आया, क्या करंट तो सब में अलग अलग हो गया, पर एक बात गौर से देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है। तो बेटा जब बैटरी लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है उसको V मान लेते हैं, जो नेगेटिव है उसको 0 मान लेते हैं। जैसे यहाँ ये बैटरी लगी हुई है ना, तो पॉजिटिव को V और इसको 0। तो बेटा यहाँ पे V पोटेंशियल और यहाँ पे 0 पोटेंशियल है ना। तार में अगर कुछ ना लगा हो तो पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक। तार में जैसे कोई रजिस्टर ना लगा हो, कोई बल्ब ना लगा हो, कुछ ना लगा हो, खाली तार हो, तो तार के हर एंड पे पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ तार में बेटा बैटरी इधर कुछ नहीं लगा था यहाँ तक, इसमें यहाँ तक कुछ नहीं लगा था, तो इधर के एंड पे पोटेंशियल 0 था तो यहाँ भी 0, इधर के पे पोटेंशियल V था तो यहाँ भी V, ठीक है। अच्छा ये V पोटेंशियल है, ये 0 पोटेंशियल है बेटा, इसमें से हर रेजिस्टेंस V और 0 पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। मतलब कि ईच रजिस्टर के अक्रॉस ईच रजिस्टर हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पर बेटा करंट क्या है, इस बार करंट डिवाइड होके I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा है, करंट 3 जगह डिवाइड हो गया। फिर ओम का लॉ लगा दो बेटा, यहाँ V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसी तरह I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। मतलब ये सारी वैल्यू अगर यहाँ लगाओगे तो V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V सबसे कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आएगा बेटा फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। मतलब क्या हुआ इस बार जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे इन सबकी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करना पड़ा, सबको उल्टा करना पड़ा, 1 अपॉन सबके रेसिप्रोकल का सम करके क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। क्लियर बात, मतलब हमारे केस में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी इस बार 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस आगे जो भी जितने भी। अगर बेटा सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला शॉर्टकट बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो बेटा इनको ऐड करेंगे, R1 R2 LCM आएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर ये निकालना है तो इसको पलटना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पलट दो इसको, R1 प्लस R2, क्या हो गया गड़बड़, ये प्लस नहीं है, R1 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू R2, तो यहाँ भी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट। अगर 2 ही रेजिस्टेंस है, 3 है उसी तरह से 3 का कर लेंगे, ठीक है। क्लियर बात। अच्छा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया, क्या लिखा है, यही बात लिखी है कि भैया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। फैक्ट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बढ़िया बात यह है बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है ना। जैसे अगर मान लो हमें अपने घर में कनेक्शंस करने हैं तो क्या करेंगे, हम पैरेलल में लगा देंगे, क्यों, क्योंकि भैया हमारे हर इक्विपमेंट पर सेम वोल्टेज जानी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि साहब हमने एक ट्यूबलाइट लगा रखी और एक पंखा लगा रखा, अगर सीरीज में लग रहे होंगे तो क्या होगा बेटा, पंखा ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा, ट्यूबलाइट पे कम पहुंचेगी, है ना, तो ट्यूबलाइट धीमे धीमे चलेगी, फिर पंखा तेज चलेगा।
ये होगा ना। तो किसी के पास वोल्टेज कम पहुंचेगी, किसी के पास ज़्यादा पहुंचेगी। तो सबसे पहली कहानी थी बेटा, हमारे जो घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। कारण क्या है, सब इक्विपमेंट को वोल्टेज सेम मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, करंट भले सेम हो सबके पास, सबकी रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट होगा, पर वोल्टेज सबको सेम मिलेगी। तो पैरेलल में रजिस्टर सम अदर कंपोनेंट कैन बी इजीली। और दूसरी बात ये बेटा कि इसमें से अगर मैं ये रेजिस्टेंस हटाऊं तो ये रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से हटा सकता हूं, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे बल्ब बंद करना, तो बल्ब बंद कर देंगे, पंखा चलता रहेगा। अगर सीरीज में लगे होते तो क्या होता बेटा, अगर बल्ब बंद करते तो पंखा भी बंद हो जाता है ना। ये पैरेलल का फायदा है। ठीक है, इसमें करंट डिवाइड हो रहा है बेटा ईच कंपोनेंट में, और रेजिस्टेंस के हिसाब से रिक्वायर्ड अमाउंट करंट का हर रेजिस्टेंस रिसीव करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारी बेटा बहुत कम हो गई, यानी कि इनमें जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस लगी है R1 R2 R3, इनमें जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस लगी है उससे भी कम हो गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे बेटा ये होगा कि पावर कम खर्च होगी, हमारी बिल कम आएगा बिजली का। ठीक है, तो ये कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेनिफिट है। अच्छा बेटा, अब मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट आपकी समझ में आ चुका। ठीक है, रेजिस्टेंस खत्म, इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। अब शुरू होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, देखो सुनो, अभी तक हम जो कहानी चल रही थी वो ये चल रही थी कि अगर मान लो हमारे पास ये बैटरी है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये बैटरी क्या करेगी बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे चलाएगी इधर, ये रेजिस्टेंस में होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भागेगी भैया, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना भैया। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इसके अपोजिट जाएगा। ठीक, अगर मान लो कि बेटा ये बैटरी ना हो तो क्या करंट चलेगा, या मान लो कि इस बैटरी पे यहाँ पोटेंशियल भी और यहाँ भी मैंने पोटेंशियल भी कर दिया, तो करंट चलेगा, नहीं चलेगा बेटा। करंट चलने के लिए क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए दो पॉइंट के बीच में, तभी इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करेगा, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा इस करंट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इस बैटरी को आहुति देनी पड़ रही है, बैटरी को आहुति देनी पड़ रही है इस सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए, ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी। ठीक है बेटा, ये बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पे करंट फ्लो कराने के लिए, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए इस बैटरी को कुछ काम करना पड़ रहा है। इस बैटरी को लगातार इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए इस बैटरी को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा या एनर्जी खर्च करेगा, करके एनर्जी देगा, एनर्जी देके लौट के यहाँ आ जाएगा वापस, फिर से इसके थैले में एनर्जी भरेगा, ये फिर से जाएगा, इसको एनर्जी देगा, फिर से वापस आएगा। तो बेटा ये बैटरी कुछ काम कर रही है, कुछ वर्क करना पड़ रहा है इस बैटरी को। तो जितना वर्क इस बैटरी को करना पड़ रहा है इसमें करंट मेंटेन करने के लिए, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, ठीक है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका देखो फॉर्मूला कैसे आया, ये इसका फॉर्मूला कैसे आया भाई, ये बेटा सबको पता है V इक्वल टू होता है W/Q। तो क्या यहाँ से हम W बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ओम लॉ कहता है कि V इक्वल टू IR होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर हम W इक्वल टू I इंटू R इंटू क्यू लिख सकते हैं। और बेटा क्यू की भी बात हमने पढ़ी है कि जो करंट है वो, करंट जो है वो I वो Q/T होता है, मतलब I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं I इंटू टी। ध्यान रख दें, I इंटू R इंटू I इंटू टी, तो बेटा ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। ये हुआ वर्क डन जो बैटरी को करना पड़ा किसी सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है बात, यही वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर पाया जाता है बैटरी के अंदर। ठीक है, यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कोई सी भी एनर्जी हो सब जानते हैं कि जूल होती है इसकी यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, बेटा इलेक्ट्रिक पावर क्या है, देखो पावर का सीधा सीधा मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये जो हमने वर्क किया W कितना किया, I स्क्वायर RT, ये वर्क पूरा है जो बैटरी ने करके दिया। यही अगर मैं कहूं कि भैया पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में ये बैटरी कितना वर्क कर रही है, तो बेटा ये तो था मान लो T टाइम में वर्क किया W, हमें चाहिए एक टाइम में वर्क, तो हो जाएगा W/T, यानी कि इसको T से डिवाइड कर दो, ये T से T कैंसिल, तो बेटा ये जो W/T है यही बन जाता है पावर, यही बन जाता है पावर। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। क्लियर है, ओके। पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। इलेक्ट्रिक करंट किससे बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो आप या तो कहो कि रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, या ऐसा कहो कि रेट एट विच बैटरी इज वर्किंग। ठीक, तो ये बनेगा की बात क्लियर हो गई वर्क तक। अब हमारा जो टॉपिक है वो है, अच्छा, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर। बेटा जो हमारे घर में लाइट का बिल आता है ना, हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भैया एक यूनिट
1 यूनिट खर्च हुई है हमारे घर में, उसका मतलब ये होता है कि हमने 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में खर्च कर चुके हैं हम, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। अगर 1 घंटे में हम 1 किलोवाट पावर यूज कर रहे हैं तो 1 यूनिट बनती है हमारी, है ना, उसको कहते हैं किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट में बेटा 1000 वाट होता है, ये सबको पता। यानी कि अगर हम 1 घंटे में 1000 वाट पावर यूज कर रहे हैं तो कितनी हो गई वो, 1 किलोवाट आवर एनर्जी हमने खर्च कर दी। ये यूनिट एनर्जी की है बेसिकली, ये पावर की नहीं। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर बोलते हैं, बट व्हाट इज दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, कितनी एनर्जी हमने खर्च की है, दैट इज किलोवाट आवर। ठीक, चलो यहां से कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा ये क्या चीज़ है? बेटा ये बहुत आसान सी चीज़ है और बहुत डेली लाइफ का एग्जाम्पल इस पर हम लेके चलते हैं। जैसे मान लो आप कोई करंट चल रहा है ना, कोई बल्ब जलाया आपने, थोड़ी बात देखते हो कि यार उस बल्ब को पकड़ के देखो तो क्या वो बल्ब गर्म लगता है? बिल्कुल लगता है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है बेटा कि जब किसी वायर में करंट चलाते हैं हम, करंट चलने का मतलब क्या है? करंट चलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन मोशन में आगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन की मोशन से ना इस सर्किट के अंदर, इस वायर के अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस होती है जिससे ये गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सम हीट इज जनरेटेड, ठीक, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस, हीट इज जनरेटेड बाय द रेजिस्टर। किसी रेजिस्टेंस में से जब करंट पास होता है तो वो रेजिस्टेंस हीट जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब अगर उसको जलाया और थोड़ी बात देखें तो वो हमें हॉट दिखता है, ठीक है। जैसे ये है, इससे दूर है, महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसके पास हाथ लेके गए हम तो हमने देखा कि भैया ये गर्म हो चुका है बल्ब। तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है एक्चुअल में बेटा? हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि हीट जनरेट हो क्यों रही है? हमने सब कहानी समझी थी कि बेटा ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में ये एटम है और इन्हीं एटम के बीच में कोई ये इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन को ब्लू बना देते हैं, ठीक है। इन एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है, ठीक है। जब ये मोशन करता है इलेक्ट्रॉन तो ये कंडक्टर के जो एटम है ये से टकराते हैं। तो जब ये एटम टकराते हैं तो बेटा क्या होता है? इसके पास कुछ एनर्जी रही होगी, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी रही होगी, तभी तो ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। जब ये इससे टकराएगा तो ये उस एनर्जी को ट्रांसफर करता है, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है इसके कॉलिजन के टाइम पे, और ये वेस्टेज जो एनर्जी की है बेटा यही प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे आई कहाँ से? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे आई थी बैटरी से, जो सोर्स था उसने दी एनर्जी, है ना। तो हमें इसमें पढ़ना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कहानी समझ में आ गई कि साहब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एटम से कॉलिजन करेंगे, तो कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी, कुछ एनर्जी खर्च होगी इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी अपीयर होगी हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स साहब ने हीटिंग के लिए लॉ दिया था। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था बेटा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये था कि अगर किसी सर्किट में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी सर्किट में कोई करंट है आई, और सर्किट में मान लो हीट प्रोड्यूस हो रही है एच, ठीक है, तो जो एच होगी ये होगी आई स्क्वायर आर टी के बराबर, जहां आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका डेरिवेशन जस्ट पहले जैसा जैसे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली थी। पावर सबको पता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या चीज है? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर वर्क डन अपॉन टाइम अभी पढ़ा है हमने, W अपॉन टी, और V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, ये लिखा हुआ है। तो पावर इज इक्वल टू जो लिखा गया वो V क्यू अपॉन टी लिखा जा सकता है, V क्यू अपॉन टी, ये लिख दिया। तो यहाँ से पावर की जो इक्वेशन आएगी बेटा, Q अपॉन टी को I लिख दिया, ये Q अपॉन टी, यहाँ पे जो Q अपॉन टी है इसी को I लिखा गया, तो ये बन गया P इज इक्वल टू V I। अब जो एनर्जी सप्लाई कर रही है पावर सोर्स, है ना, इन टाइम टी सेकेंड, वो क्या है बेटा? पावर इंटू टाइम, P इंटू टी, वी आई टी को आई स्क्वायर आर टी लिख दिया, ठीक है। तो बेटा ये स्टेट क्या कर रहा है? ये स्टेट कर रहा है कि इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस फॉर सर्किट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है इस पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस कितनी है कंडक्टर की इस पर डिपेंड करेगी, है ना।
और करंट कितना फ्लो हुआ इस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर आपका, एक बात और सुन लो बेटा चलते चलते, इसमें बहुत काम की बात है। अगर 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 आपका बेटा ये फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या हम इस फॉर्मूले को ओम्स लॉ यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, वी आई की जगह वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, तो यहाँ से एक आर से आर कट गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो बेटा दो फॉर्मूले देखो, यहाँ पे हमें H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नजर आ रहा है और यहाँ पर हमें H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट जनरेशन कम हो रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट जनरेशन बढ़ रहा है। ये सही है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट जनरेशन बढ़ेगा। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सोर्स है हमारा उसकी वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जो सोर्स है उसकी वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जो सोर्स है अगर करंट कॉन्स्टेंट है तो ये इक्वेशन, नहीं समझे, देखो बेटा अगर करंट कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन। तो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के लिए हीट का फॉर्मूला क्या यूज करना है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और एक कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए हीट का फॉर्मूला यूज करना है आई स्क्वायर आर टी। बस ये बात ध्यान रखनी है। वैसे हीट आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक, क्लियर है बात। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ये कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयर है ना, और ये हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, गीजर है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक, ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। न्यूमेरिकल इसके लगाते रहिए, और साथ में जो भी नए स्टूडेंट यहाँ जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे आने वाली वीडियोज़ के, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक, बायोलॉजी के वीडियो अवेलेबल हैं, फिजिक्स के अवेलेबल हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री और मैथ के भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो। तो तब तक के लिए अब आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, और तैयारी करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, एक बार फिर से बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।